अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में गुज़श्ता माह 26 तारीख को जलसे में ऐलान किया था कि वो असम्बलियों से बाहर निकल रहे हैं। असम्बलियों से बाहर निकलने से मुराद KPK की असम्बली, पंजाब की असम्बली तहलील होगी। शुरू में तो खैर ये कन्फ्यूजन भी थी कि तहलील करेंगे या इस्तीफ़े देंगे, लेकिन अगर इस्तीफ़े देते तो वो नुकसानदेह था। तहलील ही करने की बात हुई थी KPK और पंजाब की। और सिंध बलूचिस्तान की असम्बलियों में जो PTI के अरकान असम्बली हैं वो इस्तीफ़े देंगे और कौमी असम्बली के इस्तीफ़े PTI पहले ही दे चुकी है। फिर उसके बाद 26 तारीख से लेकर अब तक यही बहस रही, यही बात होती रही कि ऐलान तो कर दिया इमरान खान साहब ने, लेकिन इमरान खान साहब के ऐलानात को लेकर कहा यह जाता है कि जी यू टर्न होगा। एक बात कह दी, पहले भी हुआ है, माजी में कितनी मरतबा हो चुका है, तो इस दफ़ा फिर अपनी कही हुई बात से फिर जाएंगे और कोई नई बात करेंगे। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बात हुई कि जी उनके कुछ इंटरव्यूज़ नशर हुए हैं जिसमें खुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जी मार्च तक तो असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। मोनस इलाही साहब का भी इंटरव्यू नशर हुआ और फिर ये सवालात मज़ीद उठना शुरू हो गए कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्या विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने उन इंटरव्यूज़ में ये भी कहा था कि उनको PTI की तरफ जाने के लिए किसी और ने नहीं बल्कि जनरल बाजवा साहब ने कहा था। तो फिर लोगों ने सवाल पूछा, एतराज़ किया कि जी आप ये फैसला कर लीजिए कि आप PTI की तरफ हैं या आप दूसरी तरफ हैं या आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना है। और आज जब इमरान खान साहब ने दोबारा तकरीर की तो इस तकरीर से पहले भी ये तमाम शुकूक व शुबहात मौजूद थे, बावजूद इसके कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और मोनस इलाही साहब ने यह कहा था कि इमरान खान साहब के कहने की देर है, उनके इशारे पर हम असम्बलियों को तहलील कर देंगे। लेकिन ताख़ीर की जो वजह नज़र आ रही थी वो वजह, उस पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब और PTI के लोग भी ये बात मानते हैं कि वो इस वजह से था कि कुछ तरक्याती मंसूबे थे जिस पर वो चाह रहे थे कि उनको मुकम्मल कर लिया जाए या उनको इनिशिएट किया जाए, जिसमें ख़ास तौर पर नौकरियों को लेकर इश्तिहार शाया हो चुका था। लाहौर शहर के लिए भी तरक्याती बजट था, वो भी इस्तेमाल में लाना था और यही वो ताख़ीर की वजह थी। और PDM की तरफ से, ख़ास तौर पे PMLN की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, और वो शायद उनको इसलिए भी कहा जा रहा था कि उनको लगता था कि ऐसा होगा नहीं, कि जी करें ना, करते क्यों नहीं, ताख़ीर किस बात की है, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे हो ही नहीं पाएगा, ये ऐलान ही नहीं करेंगे। और आज इमरान खान साहब ने, उनके साथ चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी मौजूद थे और वज़ीर आला KPK महमूद खान साहब भी मौजूद थे, और उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि 23 दिसंबर को, यानी कि अगले जुमे, पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा। और कौमी असम्बली के इस्तीफ़े जो कि पहले ही जमा हो चुके हैं, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब उसको एक्सेप्ट भी कर चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सिलेक्टिव हमारे कुछ इस्तीफ़े राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक्सेप्ट किए थे और ये वो हल्के थे जहाँ पर PDM का कलेक्टिव वोट हमसे ज़्यादा था और हम बड़े कम मार्जिन से उन सीट्स पर जीते थे। तो हमारे अरकान कौमी असम्बली भी राजा परवेज़ अशरफ साहब के सामने कौमी असम्बली में पेश होकर अपने इस्तीफ़ों को मंजूर करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में जब हम इसी हवाले से बात करेंगे, जो कानूनी पहलू है उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कौमी पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो भी पीर से कॉल कर लिया गया है और PDM PMLN भी ये कह रही है कि हम तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में जो डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार ज़ैकम खान साहब ने। ज़ैकम खान साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस शो टुनाइट। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शहजाद अनवर फ़ारूकी साहब ने, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और फॉर द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हमें ज्वाइन किया एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अज़हर सिद्दीक साहब ने। अज़हर साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अज़हर सिद्दीक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं और जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर रोशनी डालिएगा कि क्या जब असम्बली का सेशन कॉल कर दिया गया हो तो उस सेशन के कॉल करने के दौरान, यानी कि जब तक ये सेशन चल रहा है, क्या तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है? बहुत शुक्रिया अली मुमताज साहब। आईनी और कानूनी पोजीशन तो बड़ी क्लियर है इसके ऊपर कि असेंबली का इजलास चल रहा हो या ना चल रहा हो, तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की जा सकती है और टेबल तब होती है कि जब असेंबली का इजलास चल रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है, आपको तारीखी तौर पर मैं ले जाऊं, 8 मार्च को नेशनल असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, असेंबली का इजलास हुआ और 28 तारीख को टेबल हुई थी। फिर उसके बाद 7 दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करना होता है। 4 दिन से पहले ही पेश नहीं हो सकती है वोटिंग के लिए और 4 से 7 दिनों के दरमियान ये वोटिंग के लिए पेश होनी होती है। आइन का आर्टिकल 95, इसी तरह 136 और 135 जो है बड़ा क्लियर है इस सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ, वो जो असल जो असेंबली का इजलास के कॉन्टेक्स्ट में है
वो है कि अगर गवर्नर ने या सदर ने एतमाद का वोट लेने का कहना हो तो उसके लिए इजलास समन करता है, या सदर करता है या गवर्नर करता है। और ये चूंकि इजलास अभी चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ, इख्तिताम पजीर नहीं हो सका, इसलिए उसके लिए इजलास बुलाना पड़ेगा। और वो इजलास बुलाने के लिए गवर्नर को पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वाकई एतमाद का वोट ले सकेंगे। वो वहां पर ऐसे हालात और वाकयात होने चाहिए। तो अभी तो ऐसे हालात और वाकयात है नहीं। ये कह रही हैं तहरीक अदम एतमाद का, तहरीक अदम एतमाद इन्हें ले आनी चाहिए। ये डर के खौफ क्यों बैठे हैं? और ये देखें, ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को। सेलिब्रेटेड जजमेंट है आर्टिकल 63 के ऊपर, अमानत में खयानत करने को सामने रखते हुए वोट डालेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपका वोट भी यानी कि अजहर सिद्दीक साहब, यहाँ पर आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के लिए जब आप जमा करवाएंगे उसके बाद उसके लिए ख़ास तौर पे सेशन कॉल किया जाएगा, और जो रनिंग सेशन है उसमें उस पर वोटिंग नहीं हो सकती। लेकिन अगर तहरीक अदम एतमाद को जहाँ तक जमा करवाने की बात है तो जमा तो करवाई जा सकती है, और अगर जमा करवा दी जाए तो फिर क्या वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आला KP के उस दौरान असेंबली को तहलील कर सकते हैं? ना देखिए, मैं फिर क्लियर कर दूं, एतमाद का वोट लेने के हवाले से असेंबली का इजलास स्पेशली बुलाया जाता है, गवर्नर कॉल करता है, सदर कॉल करता है। तहरीक एतमाद में तो किसी वक्त भी तहरीक अदम एतमाद, यानी आज आप तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दें और टेबल हो जाए, अब देखें जमा करवाने और टेबल में आप पोस्ट कर दें, वो टेबल ही ना हो असेंबली के अंदर। जब वो टेबल हो जाएगी तो टेबल में फिर आप नहीं पास कर सकते। और इसमें मंजूर भट्टू की असेंबली का आपको याद होगा, जफरुल्लाह जमाली साहब के हवाले से मामला आपको याद होंगे। तो वहां जब और इमरान खान साहब के भी हवाले से भी यही था कि तहरीक अदम एतमाद उस वक्त आ गई हुई थी, तो आप असेंबली तहलील, और असेंबली तहलील वो इस तरह की थी, वो रद्द करने के बाद तहलील चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में टेबल होने से लेकर वोटिंग होने तक ये 7 दिन का प्रोसेस है। 7 दिन के अंदर अंदर हर हालत में खत्म कर रही है। अगर आप वोटिंग नहीं कर दी तो अबेट हो जाएगी, और आप 8वें दिन या 7वें दिन रात में जब वो टाइम खत्म हो जाएगा असेंबली, तब भी आप तहलील कर सकते हैं। ठीक, जी नसीम सिद्दीक। अजहर सिद्दीक साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून के 18 अरकान मुअत्तल है, और अगर आज रात को मिसाल के तौर पे ये टेबल कर देते हैं तो वो क्या 18 अरकान को वोट डालने की इजाज़त होगी या वो मुअत्तल ही रहेंगे? देखिए, वो तो मुअत्तल ही रहेंगे ना जी। वो उन्होंने अपनी वो मुअत्तली चैलेंज की हुई है हाई कोर्ट के अंदर। आज वो टेबल करेंगे तो वोट नहीं वो डाल सकते। वोट डालने के लिए उनकी मेंबरशिप रिस्टोर होनी चाहिए, बहाल होनी चाहिए, और वो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। एक और बात जो हमें सब, लेकिन अगर वोटिंग होने से पहले उनकी बहाल वो रिस्टोर हो जाए तो फिर क्या शिरकत कर सकेंगे वोटिंग प्रोसेस में? जी बिल्कुल। अगर उनकी और हाई कोर्ट से मुअत्तली में इंटरफियर भी नहीं कर सकती, ये मैं बताता चलूंगा आपको। जजमेंट मौजूद है इस हवाले से, और बड़ी वाज़ेह जजमेंट मौजूद है कि असेंबली के प्रोसीजर में आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। आपको याद रखिएगा, आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। उस आर्टिकल 69 को सामने रखते आप इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो ये लेकिन यही नुक्ता अजहर सिद्दीक साहब आपकी तरफ से, आपको याद होगा 2 अप्रैल को आप गए थे सुप्रीम कोर्ट, याद है आपको? ये मुझे याद है। और वहां से भाई एतराज यही लगा था ना मैंने 29 मार्च को एक दरखास्त दायर की थी कि असेंबली का जो इजलास ये उन्हें रोका जाए इस हवाले से, बाकायदा ये सारे प्रोसेस के हवाले से। तो वहां एतराज लगा था कि आर्टिकल 69 एतराज लगा था, ये रिकॉर्ड की बात है। उसके बाद वो इसलिए ले लिया गया कि जनाब स्पीकर जो है वो रूलिंग मुस्तरद नहीं कर सकता। लेकिन ये तो मुअत्तल करना, ये सारा जो इख्तियार है, ये स्पीकर के पास इख्तियार मौजूद है रूल्स ऑफ प्रोसीजर को सामने रखते हुए, और आर्टिकल 69 आड़े आ जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका। नसीम सिद्दीकी साहब, इमरान खान साहब ने अपना जो फाइनल कार्ड था वो खेल दिया। अब 23 तारीख का ऐलान किया गया इमरान खान साहब की तरफ से। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो फ़ैसला किया है वो दुरुस्त फ़ैसला है, और जिस मकसद के लिए किया है यानी कि इलेक्शंस के लिए, उसमें वो कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, बहुत शुक्रिया। अली, आप ये देखें कि इस वक्त मैदान सियासत में मौजूद कौन है। अगर सुबह आप उठते हैं, अखबारों की हेडलाइन देख लें, बेशक वो तोशा खाना से रिलेटेड हो, ममनुआ फंडिंग से रिलेटेड हो, या इलेक्शन की बात हो रही है, तो इमरान खान साहब पे नाम आता है।
नवाज शरीफ साहब का जिक्र तो ज़रूर आता है, लेकिन उधर से कोई सियासी बयान नहीं आ रहा, कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही। तो इमरान खान साहब सियासत के खिलाड़ी हैं और अब वो काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले जब उनकी हुकूमत से पहले वो अपोजिशन में थे तो उन्होंने हुकूमत नहीं की हुई थी। अब वो हुकूमत करने के बाद अपोजिशन में आए हैं और वो अपनी चालें चल रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कौमी असम्बली में लाई गई थी वो आइन और कानून के मुताबिक थी। तो इमरान खान साहब भी इस वक्त जो फैसले कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुताबिक है। दुनिया में आपने देखा है कि मिड टर्म्स इलेक्शन होते हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं। अपने हमसाए मुल्क भारत में आपने अक्सर देखा है कि वहाँ पे इलेक्शन हो रहे होते हैं। इंडोनेशिया में 3 दफ़ा असम्बली टूट गई। बरतानिया में आप देख लें कि जब से ब्रेग्जिट हुए उसके बाद से कितने वज़राए आज़म चेंज हुए, और जब थ्रीसा में आई थी तो उन्होंने तो इलेक्शन ही री इलेक्शन वहाँ पे आके करवा दिए थे। तो ये सारी एक पॉलिटिकल गेम लेकिन है। ये खैर इस तरह तो बरतानवी पार्लियामेंट में भी होता है। अभी पिछले दिन में मैं सुन रहा था कि उसमें पार्लियामेंट की कार्रवाई के दौरान ये कहा जा रहा था कि आपने हमें इतने सेक्रेटरीज दिए, आपने हमें इतने वज़ीर आज़म दिए, इतना कुछ आपने किया, तो इट्स बेटर टू गो फॉर फ्रेश इलेक्शंस। तो वहाँ पर भी वो मामले को लटकाने की कोशिश तो की जाती है। देखिए, नहीं, बात आइन और कानून के मुताबिक हो रही है ना, कि वो कह रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, लेकिन लीगली तो 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं और 4 साल बाद भी होंगे। लेकिन अभी जो इमरान खान साहब ने ये सियासी तुरुप का पता चला, बल्कि जो लॉन्ग मार्च वो लेके जा रहे थे शायद उसमें उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता, क्योंकि अगर वो धरना देते उसको परसिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लॉन्ग टर्म में लोगों को साथ रखना मुश्किल हो जाता है, आवाम भी तंग आना शुरू हो जाती है। ये जो उन्होंने सियासी चाल चली, इससे हुकूमत बौखलाई हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि अगर सूबाई असम्बली तोड़ दी जाती है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, और वफाक में आप असम्बली नहीं तोड़ते, आप बैठे रहते हैं, तो यहाँ पे निगरान गवर्नमेंट आ जाएगी, यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। जब आप वफाक में बैठे होंगे तो आप इससे खुद ही सोच लें कि आवाम की कितनी नेगेटिविटी होगी आपके लिए। और इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी का जो फ़ायदा उठाते हुए पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा अपनी जो है वो 5 साल के लिए हुकूमत बना लेते हैं, 5 साल के लिए, और पंजाब में अपना वज़ीर आला भी ले आते हैं। अब जब अक्टूबर में जाके नेशनल असम्बली के इलेक्शन होते हैं, अव्वल तो बीच में ज़मीनी इलेक्शन कराने पड़ेंगे 120-30 सीटों के ऊपर, वहाँ पे फिर एडवांटेज मिलेगा पीटीआई को। और उसके बाद जब अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होते हैं तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की असम्बलीज होंगी, दोनों हुकूमतें इनकी होंगी, तो वफाक को चारों तरफ से घेरा डला होगा। तो ये वो कहते हैं ना कि पहले तो उन्होंने शतरंज की चाल के हिसाब से चेक किया, और अब ये 23 तारीख की डेट देके उन्होंने चेकमेट भी उनको कर दी। मेरे ख्याल से हुकूमत के पास इससे बाहर निकलने का इस वक्त कोई रास्ता नहीं। ठीक, ज़ैम खान साहब, आपको लगता है कि हुकूमत के पास अब इसमें से निकलने का कोई रास्ता है? और क्या इमरान खान साहब ने ये जो 23 तारीख का ऐलान किया है, इस दौरान कोई मज़ीद आपस में बैठ कर मुज़ाकरात होंगे, कोई बातचीत होगी कि ताकि मसले को हल किया जाए, या अब बात जितनी होनी थी थ्रू सदर आरिफ अलवी साहब वो हो चुकी है, मज़ीद अब कोई गुंजाइश नहीं रही? मुमताज़ साहब, मेरे ख्याल में आखिरी वक्त तक गुफ्तगू का दरवाज़ा तो खुला हुआ है। गुफ्तगू हो रही थी और आगे भी होती रहेगी। और अगर इमरान खान साहब ने 1 हफ्ते का टाइम रखा है तो कुछ सोच के ही रखा है, वरना असम्बलियों का डिज़ाल्व करना, तो नसीम सिद्दीकी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये वज़ीर आला का एक आईनी हक है और इसको रोकने के कोई बहुत ज़्यादा रास्ते मौजूद नहीं हैं। अगर वो अदम एतमाद की तहरीक भी लाते हैं तो मैक्सिमम 1 हफ्ता है, कोई डिले भी बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, और कोई और तरीका भी नहीं है कि जिस तरीके से इसको रोका जा सके, और उस हक को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जहन में रखिए कि बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से वज़ीर आला को आईनी हक हासिल है कि वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, उसी तरीके से वज़ीर आज़म को ये हक हासिल है कि वो असम्बलियाँ तोड़ने से इनकार कर सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि असम्बलियाँ अपने वक्त तक मौजूद रहेंगी और अपने वक्त पर डिज़ाल्व होंगी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक आईनी तरीका अख्तियार करते हुए हुकूमत पे दबाव डालने का एहतमाम किया है। इससे पहले जो उनका पहला प्रोसेस था, मेरे ख्याल में उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो उस तरीके से आईनी या कानूनी नहीं थी। मिसाल के तौर पर जिस तरह फ़ौज को वो मुसलसल कह रहे थे कि वो न्यूट्रल ना रहें, न्यूट्रल जानवर होता है, वो आएँ, उनकी सपोर्ट करें क्योंकि अल्लाह का हुक्म यही है, वो मेरे ख्याल में आईनी तौर पे गलत था, क्योंकि आइन तो फ़ौज को न्यूट्रल रहने का हुक्म देता है। इसी तरह वो हुकूमत को गिराने की बात कर रहे थे, इस्लामाबाद के घिराव की बात कर रहे थे, दबाव से हुकूमत को उल्टाने की बात कर रहे थे, धमकियां दे रहे थे। वो भी मेरे ख्याल में कानूनी तौर पे दुरुस्त बात नहीं थी। अभी जो उनका फेज़ 2 है, ये बिल्कुल कानूनी प्रोसेस है। अगर ये आगे जाता है और 2 असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं, अगर वो उसी तरीके से सिनेरियो बनता है जिस तरह सिद्दीकी साहब कह रहे थे
कि वो इन दोनों असेंबलियों से विन कर लेते हैं, फिर तो वो अगले इलेक्शन में बहुत एक तगड़ी पोजीशन में होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत अगर दबाव में डाल के आके ये फैसला करती है कि वो इन दो असेंबलियों के साथ वफाकी हुकूमत के भी इलेक्शन, यानी पार्लियामेंट के, वफाकी पार्लियामेंट के भी इलेक्शन कराए, तो उसका क्या मतलब होगा? अगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान आसानी से इन दो सूबाई जो असेंबलीज हैं उनको जीतने जा रहे हैं, तो इसका तो मतलब है वो आसानी से पार्लियामेंट को भी जीत लेंगे जी। तो फिर उस सूरत में क्यों हुक्मरान इत्तेहाद पार्लियामेंट का इलेक्शन कराएगा? यानी अगर इमरान खान उनको ये कह रहे हैं कि देखो तुम खुदकुशी कर लो वरना मैं तुम्हें मारने लगाऊं, तो वो खुदकुशी क्यों करेंगे? वो तो बहुत ही बुज़दिल होंगे कि अगर वो इस बात से डर के खुदकुशी कर लेंगे कि खुदकुशी ना की तो इमरान खान मार देगा, तो वो तो यही कहेंगे कि ठीक है भाई तुम मार दो, खुदकुशी तो हम नहीं करेंगे। तो उस सूरत में तो वो बिल्कुल डटे रहेंगे और उनकी ख्वाहिश होगी कि ये जो सूबाई असेंबली के इलेक्शन हैं इसको अपने फेवर में लाने की कोशिश करें जितना हो सकता है, और जो पार्लियामेंट का इलेक्शन है उसको अपने टाइम के ऊपर लेकर जाएं कि इस अरसे में अगर कोई तब्दीली आती है पब्लिक ओपिनियन में, पब्लिक ओपिनियन के मूड में, तो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और इस वक्त बज़ाहिर वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अगर आप उनका पोस्चर देखें कि वो डरे नहीं हैं। मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रीसेंट पब्लिक ओपिनियन पोल्स नहीं हैं, अगर आपने देखे तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जो पिछले पोल थे वो तो इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो दिखा रहे थे कि वो काफ़ी आगे हैं। इस अरसे में क्या कोई ऐसी तब्दीली आई है जो हुकूमत को इत्मीनान देती है, या हुकूमत ये समझती है कि अपने इन दोनों सूबों की हुकूमत से महरूम होने के बाद इमरान खान कुछ ऐसी वीक पोजीशन में आएंगे जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? यानी उनके पास कोई ऐसा गेम प्लान है कि वो इन दो हुकूमतों के ख़त्म होने के बाद जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें मालूम नहीं है। हो सकता है उनका ख्याल ये हो कि जो कानूनी मुश्किलात हैं इमरान खान की, वो इस सूरत में उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इमरान खान के लिए बड़े कानूनी चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। हो सकता है उनकी नाअहली ज़्यादा आसान हो इस अरसे में, कुछ और उन्होंने सोचा हो, या उन्होंने ये सोचा हो कि इस वक्त जो सूबाई असम्बलियाँ जो कुछ खर्च करने जा रही थी, जो पेट्रेज का तरीका इस्तेमाल करने जा रही थी, जिस वजह से चौधरी साहब बहुत रिलक्टेंट थे। देखिए चौधरी परवेज़ इलाही ने 100 अरब रुपया अपने 2 डिस्ट्रिक्ट के चंद हलकों के लिए रखा था। आप अंदाजा लगाइए 700 अरब रुपए का टोटल बजट है और 100 अरब रुपया उन्होंने रखा था अपने 2-4 हलकों के लिए। 70 करोड़ रुपया वो अपने हर मेंबर को देने जा रहे थे ताकि इस अरसे में वो जाके खर्च करें और वोट्स को विन करें। ठीक हो गया। लेकिन इमरान खान की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की बेस पर जाएं। ठीक फारूकी साहब, आपको लगता है कि पीडीएम अब भी डटी रहेगी या आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब बैठेंगे, इस पर बात करेंगे, और गो के जैसे कि अभी ज़ैगम खान साहब भी कह रहे थे कि मकबूलियत इमरान खान साहब की दिखाई दे रही है, और अगर इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है कि वो विफाक में भी इलेक्शंस अगर होते हैं कौमी असम्बली के तो उसमें भी कामयाब हो जाएंगे। तो क्या उस पर डटे रहेंगे कि अभी इलेक्शंस नहीं करवाने, या कोई अब दूसरी तरफ मामला जाएगा और कोई नतीजा निकलेगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब हतमी तारीख अनाउंस कर दी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अली। और मैंने अभी तक की जो गुफ्तगू से मैं समझ पाया हूँ तो ज़ैगम खान साहब जो हैं वो मेरी राय के बहुत करीब हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मामलात हैं। अज़हर सिद्दीक साहब ने कुछ कानूनी मामलात पर बात की है और मेरा मानना यह है कि अल्टीमेटली ये मामला एक मरतबा फिर अदालतों में जाएगा, चूँकि पीडीएम और उसमें शामिल कोई भी जमात इस हक में नहीं है कि वो वक्त से पहले घर जाएं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया ज़ैगम साहब ने कि जी उनके सामने यही चॉइस है कि या वो खुदकुशी कर लें या वो इमरान खान साहब उनको मार देंगे। तो वो इंतजार करेंगे कि आप उनको कैसे मारेंगे। वो इस मौत के सफर को लंबा और पेचीदा करने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब की जो रिलक्टेंस थी उसके हवाले से मेरा ख्याल है एक हल है उनके जहन में। इसमें थोड़ी सी रहनुमाई अगर अज़हर सिद्दीक साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं तो शायद वो भी कर पाए। देखिए, जब तक नए वजीर आला का इंतखाब नहीं होता, जो कि फॉर द टाइम बीइंग इलेक्शंस तक केयर टेकर वजीर आला का, तो उस वक्त तक तो मामलात को चौधरी परवेज इलाही ही देखेंगे। तो चौधरी परवेज इलाही और अपोजिशन का मिलके नए निगरान नाम पर इत्तफाक करना, उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो वो टाइम जो चौधरी परवेज इलाही चाह रहे थे कि ये जो पैसे, जबकि वो हुकूमत में आए थे तो उस वक्त सरप्लस पैसे मौजूद थे पंजाब के खजाने में, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये कोई
625 अरब से जायद की रकम है जो कि तकसीम करने का मंसूबा है, और वो काम दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि ये पैसे जब तक हलकों पे खर्च होंगे, और उसके नतीजे में चूंकि उनकी सियासत का, अगर आपने उनकी पिछली वजारत आला के दौर का अगर आपने जायजा लिया हो, तो वो काम की बुनियाद पर वोट मांगने पर यकीन रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये फार्मूला पिछली दफा काम नहीं कर पाया, तो इस दफा शायद 2 फार्मूले मिक्स करके ये चलाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ कुछ काम हो जाएगा, और थोड़ा सा जो इजाफी टाइम मिलेगा असम्बलियां तोड़ने के दौरान, अगर 7 दिन ये मिल जाते हैं तहरीक अदम एतमाद के, और उसके बाद नए वजीर आला निगरान के नाम पर यकीन जो है वो इत्तेफाक होने तक या किसी भी सूरत में फाइनल होने तक जो टाइम है, उसमें वो कुछ कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से वो इन रकूम का कुछ इस्तेमाल जो है वो बरसरे जमीन दिखा पाए, और लोगों को ये बता सके कि हम बदस्तूर वही चौधरी साहिबान हैं जो कि काम करके वोट मांगने पर यकीन रखते हैं। बाकी इस पूरी स्कीम में मुझे एक गड़बड़ लगती है, चूंकि यहाँ पे मेरे तमाम दोस्त जो हैं वो आइन और कानून और उसमें मुकर्रर करदा दिनों की बात करते हैं, तो मैं बड़ी बदकिस्मती से ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ आइन और कानून को उस तरह से अहमियत नहीं दी जाती। अगर आप बरतानिया की बात करते हैं या इंडिया की बात करते हैं, हमने सिर्फ आइन का एक नाम इस्तेमाल रखा है वो इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए और अपने मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। मेरे मुंह में खाक, मुझे लगता है कि अभी इस मामले को आपको मजीद देखना होगा। मरदमशुमारी वाला मामला है, तो मरदमशुमारी वाले मामले में आप ये देखिए कि पिछली मरतबा भी जब असेंबली तोड़ दी गई थी और उसको चैलेंज किया गया था, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के उस फैसले के साथ चली जाती, जैसे कि माजी में एक दफा ये कहा गया था कि चूंकि कौम इलेक्शन के लिए तैयार है तो नए इलेक्शन करवा दिए जाएं। इस दफा क्यों नहीं हो सका कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पेश होकर ये कहा, उनकी तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाया गया कि अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, हालांकि वो आइन के तहत पाबंद थे ये इंतजाम रखने के कि वो 90 लेकिन वो तो उन्होंने अपनी सिचुएशन को क्लियर किया ना वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, फारूकी साहब। लेकिन अगर वहां पर जो फैसला आया था उसकी बुनियाद ये नहीं थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आकर हमसे क्या कहा है। देखिए, वो दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर एक चीज क्लियर हो जाती तो उसके बाद शायद दूसरी चीजों से निपटना आसान हो जाता। वो आपको भी पता है कि वो फैसला किस तरह से हुआ, लेकिन उसमें एक फैक्टर ये भी था। मैं आपसे ये सवाल करता हूं, अगर आप आइन और कानून के हवाले से इतने पुरयकीन हैं तो मुझे बताइए कि कैसे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े होके ये कह सकता है कि अभी इलेक्शन मुमकिन नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर उसकी तो जिम्मेदारी ये है, चाहे आंधी आए, तूफान आए या जलजले आए, आपने 90 दिन के अंदर अंदर आइन की प्रोविजन के तहत आपने इलेक्शन करवा के देने हैं। आप कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कह दिया, आप क्या आपने उनका क्या कर लिया? उसके बाद आप कहते हैं कि जी वो बायस है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि वो बायस है। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो वही है। मेरा एक बुनियादी सवाल आप तमाम दोस्तों से यही है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग इस पे क्या राय रखते हैं, कि अगर ये इलेक्शन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही करवाते हैं और उसके बाद आपको शिकायत रहती है, इमरान खान की बात कर रहा हूं, और इमरान खान बदस्तूर सड़कों पे रहते हैं कि उनके जो मुतवक्को नताइज उनके ज़हन में है वो नहीं मिलते, तो फिर ये सियासी इस्तेहकाम जिसके लिए हम ये इतना लंबा इलेक्शंस का जो है वो फैलावा फैला रहे हैं, तो वो सारी एक्सरसाइज किस जुमरे में जाएगी? ठीक, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। फारूकी साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है बड़ी देर से, आपको टेक ए शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, जो अभी फारूकी साहब ने पॉइंट्स रेज किए बड़े वैलिड पॉइंट्स हैं कि अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो अब भी वही हैं कि जिन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को एतराज़ रहा है। अप्रैल से ऑनवर्ड्स उनको एतराज़ ही एतराज़ उन पर रहा है, और अगर वही सूरत हाल दोबारा हो जाए कि ये मामला अदालत में जाता है और अदालत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर गो के ठीक है उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी, बुला लिया, लेकिन ये दोबारा से अगर मरदमशुमारी की वजह बयान करके उसको डिले किया जाए तो क्या ये सब मुमकिन हो नहीं पाएगा? शहजाद फरूकी साहब ने पहले तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, सिर्फ जैगम साहब का नाम लिया। अब शहजाद फरूकी के नाम छोटा सा एक शेर के, कभी हम तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। वो सिद्दीकी साहब इसलिए कि आपने हमें चाय नहीं पिलवाई। अच्छा, बड़ी देखिए, शहजाद फरूकी साहब और माशाल्लाह जैगम साहब ये मंझे हुए साफ़ी हैं। हम तो बचपन से इनको देख के ही हम साफत में आए थे।
तो बात यह है कि बिल्कुल दुरुस्त बात की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन की बात हो, सबसे पहले पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को मिलजुल के बैठना चाहिए और इलेक्शन का इस तरह का सिस्टम लाना चाहिए जिसमें इलेक्शन के बाद जो ये धांधली वाला शोर है ये कम से कम ना बचे। जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बात शहजाद फारूकी ने की है, आप देखें कि हम अगर अपने बचपन से ले लें तो 71 के इलेक्शन से लेके आज तक हर इलेक्शन के बाद शोर ही मचा है ना। 71 के इलेक्शन में तो पाकिस्तान आधा हो गया, उसके बाद अभी आप अगर रिसेंटली देख लें तो 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरोस का इलेक्शन कहा, लेकिन सन 2008 वाले इलेक्शंस के बाद थोड़ी सी जरा खामोशी रही है। नहीं, वही उसके बाद में आया ना कि 2013 के इलेक्शन को जरदारी साहब ने आरोस का इलेक्शन कहा था, जबकि 2018 के इलेक्शन को आरटीएस बैठ जाने वाला इलेक्शन कहा गया। तो ये पॉइंट तो बहुत वैलिड है, लेकिन जब पाकिस्तान में कभी मॉरल वैल्यूज़ की बात होती है तो मेरे ख्याल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर एक सियासी जमात का सबसे बड़ा लीडर, सबसे बड़ी सियासी जमात का लीडर अगर उनके खिलाफ एक इख्तलाफ राय रखता है तो उन्हें खुद ही सीट छोड़ के चले जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोई सीट छोड़ता नहीं। जिस तरह शहजाद ने कहा कि आईन व कानून के मुताबिक उन्हें 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं तो उनको करवाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक बात कही, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि आप ये बात किस तरह कह रहे हैं, आपको तो 90 दिन के अंदर तैयार रहना चाहिए। अरबों खरबों रुपया इस्तेमाल होता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, लेकिन जब इलेक्शन कराने की बारी आती है तो वो कहते हैं हमारी अभी तैयारी नहीं है। उनकी तैयारी तो हर वक्त होनी चाहिए, लेकिन मौजूदा हालात में भी आप देखें कि ज़मीनी इलेक्शन भी जो हुए हैं वो इन्हीं इलेक्शन कमीशन के अंडर हुए हैं और इमरान खान साहब ने वहाँ पे बड़ी पॉपुलैरिटी के साथ, बड़ी मेजॉरिटी के साथ वहाँ पे सीटें जीती हैं। तो अगर तो इमरान खान साहब जिस तरह सोच रहे हैं कि उनको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी, अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके वो आ जाते हैं फिर तो वो मुतमईन रहेंगे। लेकिन अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिली तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे और फिर यही शोर मचेगा कि इलेक्शन में धांधली होगी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितनी भी कुव्वतें हैं जो स्टेट के पिलर्स कहलाते हैं, जिसमें अदलिया आ जाता है, अफवाज पाकिस्तान आ जाती है, मीडिया आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है, इन सब को चाहिए कि इलेक्शन के निज़ाम को इस तरह शफाफ बनाया जाए कि जब इलेक्शन हो जाए तो जिस तरह मिसालें देते हैं बरतानिया की, तो ये कैसे होगा? ये तो लगता है ख्वाब है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। देखिए ख्वाब, बात यह है कि अल्लामा इकबाल ने भी ख्वाब देखा था तो पूरा हो गया था ना, तो आपका नाम भी तारीख में लिखा जाएगा कि आपने ख्वाब देखा और पूरा हो गया। अब अल्लामा इकबाल को लेकिन अब अल्लामा इकबाल लाएंगे कहाँ से? अली मुमताज को आप अल्लामा इकबाल बना रहे हैं? फारूकी, आपको फारूकी साहब में, जैगम साहब में नजर आ रहा है। मैंने अलग अलग मिसाल दी, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। इस नुक्ते पे जैगम साहब से भी पूछेंगे तो वो भी अपनी राय ज़रूर देंगे। जैगम साहब, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब अभी तो बड़ी अच्छी पिक्चर लग रही थी कि एक तरफ महमूद खान साहब, दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब बैठे हुए हैं और बड़े अदब से एहतराम से बैठे हुए हैं। गो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का चेहरा ज़रा उतरा उतरा लग रहा था, शायद हो सकता है उनकी उम्र का भी तकाजा है। लेकिन क्या अभी भी आपको लगता है कि कहानी में कोई ट्विस्ट है? क्योंकि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसकी कामयाबी सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साथ जो उनके MPAs हैं PMLQ के, वो साइड बदल जाएं। मुमताज़ साहब, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि एकदम से उनके साथी साइड बदल जाएंगे या तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगी। मुझे ये बड़ी एक बैदस क़यास बात इस वक्त मालूम हो रही है। चौधरी साहब का बिल्कुल चेहरा उतरा हुआ था, क्योंकि चौधरी साहब जिस तरह की सियासत करते हैं वो चाहते थे थोड़ा वक्त मिले, और जो बहुत सारे पैसे उनको खर्च करने का मौका मिला है, पता नहीं कब दोबारा उनको मौका मिले कि इस तरीके से 100 अरब रुपए अपने हलकों पर लगाएं और करोड़ों जो हैं वो अपने साथियों के ज़रिए से लगाएं और अपनी सीटें आइंदा आने वाले 10-15 साल के लिए पक्का करें, अपनी फैमिली के लिए पक्का करें। लेकिन इस वक्त उनके लिए PTI के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले इलेक्शन ये 2018 वाले इलेक्शन नहीं होंगे जिसमें चौधरियों को उस तरह की फेवर मिले जिस तरीके से उस वक्त मिली थी। क्लोजली कंटेस्टेड इलेक्शन होंगे और ये ऐसे इलेक्शन होंगे जिस पे 2 साइड्स की जंग होगी, मुस्लिम लीग नवाज और PTI का टकराव होगा। छोटी पार्टी की बहुत कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो उनके लिए ज़रूरी है कि इन 2 पार्टियों में किसी एक पार्टी के साथ वो जम जाएं, उनके साथ गुफ्तगू करें और मैक्सिमम उनसे सीट्स लें। और उनकी तवक्को ये हो सकती है कि आइंदा जो असम्बली आए उसमें किसी को वाज़ेह अक्सरियत ना हो, और उनको अगर 10 से 20 के दरमियान जो भी सीटें बड़ी पार्टी देती है एज पार्टनर और वो अगर जीत लेते हैं तो उन सीटों की बुनियाद पर फिर वो मैक्सिमम गेन हासिल करने की कोशिश करें।
वजारत आला लेने की कोशिश करें। मुस्लिम लीग नवाज के साथ उनके मामलात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। एक तो ट्रस्ट का मामला है, दूसरी बात ये वो तवक्को नहीं कर सकते कि मुस्लिम लीग नवाज सेंट्रल पंजाब से उन्हें 15-20 सीटें उठा के दे देगी। मतलब आप मुतासब तस्वर कीजिए, घर की सीटें मुस्लिम लीग नवाज इनको देगी। क्या पीटीआई दे देगी जैगम साहब? पीटीआई के से उनको ज्यादा बेहतर उम्मीद हो सकती है। फिर और बात आप ये ज़हन में रखिए कि अगर वो 15-20 सीटें ले जाते हैं और उनकी कुछ उम्मीद बनती है वजारत आला की, तो मुस्लिम लीग नवाज तो किसी सूरत में भी ख़ानदान से बाहर और फिर या कश्मीरी बिरादरी से बाहर वो वजारत आला तो नहीं देने लगी। तो वजारत आला तो ना उन्होंने कभी इनको दी है, ना वो कभी देंगे। तो इनका नेचुरल जो बनता है इस वक्त अलायंस, वो पीटीआई के साथ बनता है। और ये भी आप जहन में रखिए कि जिन लोगों से ये मुशावरत करते हैं या हुक्म लेते हैं, उनको भी ये सूट करता है कि ये पीटीआई के साथ रहें। पीटीआई के अंदर से ये 15 सीटें जो है वो बाहर निकाल लें जो उनके इन्फ्लुएंस में हो। आप जरा तस्वीर कीजिए, इस वक्त सारा मसला तो पीटीआई बनी हुई है ना, और पीटीआई के अंदर से अगर 15 सीटें एक ऐसी जमात को मिल जाती हैं जो उनके फर्माबरदार हैं, तो पीटीआई को टेम करने का भी एक तरीका लग जाता है ना। तो ये इसलिए पीटीआई के साथ ही रहेंगे, ये मुस्लिम लीग नवाज की तरफ नहीं जाएंगे। और इस वक्त जो इनके एमपीए हैं उनको भी बिल्कुल वारे नहीं खाता कि इस वक्त वो ऐसी हरकत करें। इलेक्शन बहुत करीब हैं, उन्होंने देखा है कि पहले 15 लोग जिन्होंने छोड़ा उनका बहुत नुकसान हुआ। तो इस वक्त वो डट के रहेंगे, साथ रहेंगे। उन्हें वोट चाहिए, उन्हें टिकट चाहिए, वो भी इस वक्त जमे रहेंगे। और इस वक्त इमरान खान अगर वाकई इस फैसले पर कायम रहते हैं तो पंजाब हुकूमत को गिरने से, डिसॉल्व होने से बचाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फारूकी साहब, अगले 5 रोज़ में आप क्या होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको, जैसे कि अभी जैगम साहब ने वक्फे पे जाते हुए कहा था कि ये असेंबलियों को डिसॉल्व होने से रोकना अब पीडीएम के लिए मुमकिन नहीं है, कामयाब नहीं हो पाएगी, तो क्या आपको लगता है कि कोई तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए कामयाबी होगी, या 23 तारीख को असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और मार्च में केपीके और पंजाब में इलेक्शंस होंगे, या आपको लग रहा है कि मामला आगे बढ़ते हुए कोई आपस में एग्रीमेंट होगी और माह रमज़ान के बाद जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे? अच्छा, देखिए, ये जो आपने पहला सवाल किया कि ये 5 दिन में क्या होगा, मुझे लगता ये है कि अभी तक की सूरत ये थी कि ये दोनों बड़े जो सियासी जिन्नात थे, ये ब्लफ कर रहे थे एक दूसरे को। और अब पहले पीडीएम उनका ब्लफ कॉल करती रही है कि जी तोड़ के दिखाएं, हम करवा देते हैं, हम फौरन जनरल इलेक्शन में चले जाएंगे, ये तोड़ते क्यों नहीं है, ये तोड़ते क्यों नहीं है। तो जब वो तोड़ने की बात आई तो उसके बाद अब इमरान खान ने उनका ब्लफ कॉल कर लिया है। वो ये चाहते हैं कि हाँ जी हम तोड़ रहे हैं। अब वो कहते हैं हम इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, कभी कहते हैं तरीके अदम एतमाद लाने की कोशिश करेंगे। वैसे बुनियादी तौर पर अगर आप ये देखिए कि सियासी जमातों का ये काम है कि वो इलेक्शन से ना भागे, या कम से कम ऐसा दिखाई नहीं देना चाहिए कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। अगर आपका परसेप्शन ये है कि आप अवाम में जाने से डरते हैं, आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। इससे तो आपको, और कम से कम आपका पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ठीक है गिमिक्स करें, किसी तरह से इलेक्शंस को आगे ले जाने की कोशिश करें, आपका राइट है, आप उसके लिए टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप खुले बंदों ये हमें दिखा रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आप अवाम के पास नहीं जाना चाहते, अवाम क्या सोचती है ये नहीं जानने में दिलचस्पी रखते, तो अवाम को भी आपसे कोई दिलचस्पी नहीं है। अगले 5 दिन में कोशिश पूरी होगी। और मैं फिर यही कहूंगा कि आप सब लोग बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और मुझे ही वो डेविल्स एडवोकेट का किरदार अदा करना पड़ता है। मुझे लगता ये है कि ये असेंबलियां टूटने से नहीं बचाई जा सकती अनटिल एंड अनलेस पीडीएम को कोई कहीं ना कहीं से कोई आसरा हो जाए। वो आपको पता है, मैं सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बेशुमार स्टेक होल्डर और भी मौजूद हैं। उनको कहीं से अगर आसरा या टेक मिल गई तो फिर वो कुछ टाइम और निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे लगता ये है कि ये मामला अगर लंबा खींचा तो ये लंबा खींचेगा अदालती जंग की सूरत में, और उस सूरत में आपको कुछ अरसा मजीद ये जो अजियत है
ये झेलना पड़ेगी, वरना पाकिस्तान जिस तरह के खोबे में फंस चुका है उससे निकलने का कोई रास्ता अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा। और इलेक्शन से अगर आप भागते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में भी आप इससे निकल सकेंगे। आपके फाइनेंशियल जो हालात हैं वो इस काबिल नहीं है कि आप इस तरह की गैर यकीनी सूरत को लंबा अरसा खींचते रहें। अगर अगले 5 दिन में, मुझे ये लगता है कि ये जो 1 हफ्ते की तजवीज़ दी गई है बुनियादी तौर पर ये प्रेशर टैक्टिक्स है इमरान खान साहब की जानिब से, और वो ये चाहते हैं कि जिस तरह से सदर मुमलिकत के साथ इसाक डार साहब या सादिक साहब और दीगर जो रवाबित हो रहे हैं, तो वो ये चाहते हैं कि कोई फैसला कुन बात हो जाए। और वो जो आप वाली बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो ये चाह रहे हैं कि रमज़ान के फ़ौरन बाद की कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाए, लेकिन अगर उनको ये नहीं मिला तो फिर वो तोड़ देंगे या तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। हाँ, उनके लिए कानूनी रुकावटें उनकी राह में लाई जाएंगी, वो उससे किस तरह से निबर्दाज़मा होते हैं। और वो तमाम फरीक जो अभी तक तो ये कह रहे हैं कि हाँ जी आप अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़े, वो अपने इस बयान पर कितनी देर कायम रहते हैं। ठीक, नसीम सिद्दीकी साहब, ये नाअहली की जो तलवार सर पे लटक रही है और इमरान खान साहब ने आज के खिताब में भी उसका जिक्र किया, क्या आपको लगता है शेख रशीद साहब ने जिस तरह की PDM कहती रही है कि जी तोड़ते क्यों नहीं, तोड़े ना असेंबलियाँ, इसी तरह शेख रशीद साहब को मैं सुन रहा था कल के खिताब के बाद उनका ये कहना था कि जी PDM ये नहीं कर सकेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सके। देखिए, बात जो आपने नाअहली की है उसमें कोशिश तो उन्होंने बहुत की है और मज़ीद भी करके देख लें। बात यह कि इमरान खान साहब की जो इस वक्त सियासत है वो एक नया रुख उसने इख्तियार किया हुआ है। मेरे दोनों भाई इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमने पीपल्स पार्टी का भी दौर देखा है, जब पीपल्स पार्टी आई थी और किस तरह उसकी पॉपुलैरिटी थी कि उसके सामने कोई भी जम के खड़ा नहीं हो रहा था। जब MKM की पॉलिटिक्स हुई उसमें आपने देखा कि उनके जो कायदे तहरीक थे अल्ताफ़ हुसैन, उन्होंने तो कभी इलेक्शन भी नहीं लड़ा था, लेकिन उनकी छाँव तले जिस तरह इलेक्शन लड़े गए, हम कहते थे कि अल्ताफ़ हुसैन का कहीं पे कोई खंबा भी हो खड़ा हुआ तो वो जीत वोट। अगर इस वक्त इमरान खान को नाअहल करार दे देंगे, लेकिन उनकी तकरीरों पे तो पाबंदी नहीं लगेगी। और जिन लोगों ने ठान ली है PTI को वोट देने के लिए और नई जनरेशन जिस तरह PTI की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो वहाँ पे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। यही होगा कि इमरान खान साहब वक्ती तौर पे वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे, सीट नहीं अपनी जीत सकेंगे, लेकिन PTI को आप नहीं रोक सकते। और अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो फिर आप देखें कि जिस तरह अभी अरबों खरबों के केस रिवर्स हो रहे हैं, नैब की सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं, तो इस मुल्क के अंदर कोई चीज़ रिवर्स होते देर नहीं लगती। लेकिन बात यह कि इस वक्त वाकई बिल्कुल पाकिस्तानी सियासत जो है बहुत बड़े टर्मोइल के अंदर है और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंच रहा है। कि आप देखें कि इंडस्ट्रीज बंद होती चली जा रही हैं, लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं, इंपोर्टर्स इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, $5,000 तक की LCs नहीं खुल रही। तो मेरा मतलब है कि जिन्होंने ये बयानिया बनाया कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब जा रहा था और हमने अपनी सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया, असल में जिस तरह जैगम साहब कर रहे थे कि वो खुदकुशी तो नहीं करेंगे, लेकिन PDM की सूरत हाल ये है कि एक तरफ दरिया है और एक तरफ खाई है। अगर इलेक्शन का ऐलान नहीं करते और 2 सूबाई असेंबलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो भी PDM को बहुत टफ टाइम मिलेगा। और अगर वो इस वक्त इमरान खान साहब के कहने के ऊपर कौमी असेंबली को तोड़ देते और एक जनरल इलेक्शन कॉल कर लेते हैं तो भी उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। ठीक, जैगम खान साहब, फाइनेंशियल इमरजेंसी, क्या आपको लगता है कि PDM इस पोजीशन में है या इस तरफ जाने का इरादा रखती है? मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त वो फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफिज करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो वाकई बहुत संजीदा है और जो पॉलिटिकल टर्माइल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसको और कम्प्लिकेट कर रहा है। अगर इस वक्त ये अगले हफ्ते में ये सूबाई असम्बलियाँ टूट जाती हैं और उससे ज़ाहिर है सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ जाएगा और हम जो तवक्को लगाए बैठे हैं कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क हमें इमदाद देंगे, वो थोड़ी देर के लिए मज़ीद रुक जाएंगे। वो देखना चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख अख्तियार करती है, आइंदा हुकूमत किसके हाथ में जाती है। वैसे तो नहीं पैसे पकड़ा देंगे ना, तो उससे माशी जो अदम इस्तेहकाम है वो हमारा और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि क्या इस वक्त इलेक्शन पाकिस्तान में इस्तेहकाम ले आएंगे। मैं अब दोनों कोलीग्स की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि इस वक्त खाली इलेक्शन इस्तेहकाम नहीं लेकर आएंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो पहले भी इलेक्शन हुए हैं जहाँ इत्तफाक राय मौजूद नहीं था, तो इलेक्शन ने मसले हल करने की बजाय मसले क्रिएट किए हैं, मसलों को ज़्यादा गहरा किया है। जब तक कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठ कर किसी तरह का, अब मैं चार्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर देता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने चार्टर के नाम पे इत्तफाक राय किया था और उसमें कोई एक डेढ़ी इलेक्शन था, ऐसा था
जिसमें ज़रा सुकून से हुआ, जो 2008 का इलेक्शन था, सबने तस्लीम किया, इत्तफ़ाक़ राय से बात हुई, बहुत सी चीज़ें बेहतर हुई। उससे पहले और उसके बाद में कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं हुआ तो इलेक्शंस इस्तेकाम नहीं लाए। इमरान खान साहब का मसला ये है कि जैसे कहा गया, और बिल्कुल ठीक कहा गया, कि अगर उनको 2/3 ना मिला तो वो फिर सड़कों पर होंगे। यानी अगर उनको 95% सीटें भी मिली तो 5% पे वो कहेंगे कि धांधली हुई। इमरान खान साहब का जो तर्ज सियासत है वो ये है कि वो हुकूमत में आके भी अपनी हुकूमत में भी अदम इस्तेकाम पैदा करते हैं। अब आप देखिए कि 4 साल जो उनके हुकूमत में थे उस वक्त भी वो अपनी अपोजिशन की अपोजिशन कर रहे थे। उनकी तमाम तर तवज्जो अपोजिशन को मिलियामेट करने में, उनको जेलों में ठूंसने में, उनको रगड़ा लगाने में थी। सबसे ज्यादा जो वो मीटिंग्स कर रहे थे वो अपने जो उनके स्पोक्स पर्सन है उनके कर रहे थे। सुबह सवेरे वो इसी चीज की मीटिंग करते थे। पूरी तवज्जो उनकी अपनी नैरेटिव और इसी पर था, जिसकी वजह से इकानमी सफर कर रही थी और जिसकी वजह से फाइनली उनकी हुकूमत भी बाहर चली गई। हुकूमत इसी वजह से गई ना जी, जिसके कहने पर भी उनके साथियों ने छोड़ा तो उनके इत्तेहादियों ने ही ना, जो ये फरमा रहे थे। इमरान खान साहब ने आज दोबारा कह दिया कि ये शाहजैन और MQM ये तो किसके कहने पर जाते हैं। भाई जिसके कहने पर गए उसी के कहने पर भी आपके साथ आए होंगे ना। अगर वो इतने फर्मा बरदार हैं तो उन्होंने ही आपके पास भेजा होगा ना। और अगर आप उनको मना के रखते तो शायद वो आपको छोड़कर ना जाते। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उस पर इतना बड़ा मुसीबत खड़ी करना कि अगर आप 1 साल के लिए बाहर हो गए तो कौन सी क़यामत आ गई है। मुद्दत तो असम्बलियों की होती है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में हुकूमत की तो कोई मुद्दत नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप देखिए 4-4, 5-5 दफा भी हुकूमतें गिर जाया करती है। तो अदम इस्तेकाम उसी सूरत में आएगा जब ये सब बैठें और खास तौर पे इमरान खान साहब बैठें और आगे का लाए अमल तय करें। बैठे बगैर बात नहीं हो सकेगी। ठीक, क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम यू फारूकी साहब। अच्छा देखिए, मैं आपसे ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि मेरी सियासी क़यादत का हाल ये है कि एक सरे महल और 10% और 7% है, एक पाकलेन फ्लैट्स वाले हैं, एक आपके डीजल हैं, एक आपके गरदार हैं और एक आपके साहब हैं जो कि तोशाखाना के मुजरम हैं। बाकी आपके जो डिक्टेटर थे वो भी आपके सामने हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आप जा किस तरफ रहे हैं। आप चले इलेक्शन भी करवा लेते हैं और अल्लाह करे कोई अच्छा नेक आदमी जो है मुत्तकी साले परहेजगार वो आपका हुक्मरान बन जाए। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि आपका तो कोई कल आपके ऊँट की सीधी है नहीं भाई। आपके सामने है कि किस तरह से आपने वो एक जो पापा जोन्स के पिज़्ज़े थे वो भी आपने देख लिए, पीछे फिर आपने अहमद नौरानी की स्टोरी भी देख ली। उससे पहले मैंने सियासी क़यादतों का हाल आपको बता दिया। उससे पहले वो जो साहब थे वो जनरल मुशर्रफ साहब थे, उनके बारे में ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि वो किस तरह से लोगों को गिरफ्तार करवा के उनके हवाले करते रहे और उसके पैसे लेते रहे। आप बतौर कौम क्या साबित करना चाह रहे हैं और आप ये किस तरफ जा रहे हैं? मुझे इस बहस में इसका कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये जो अभी जैगम साहब ने बात की और अब नसीम सिद्दीकी साहब का नाम ना लेकर मैं दोबारा उनसे के नहीं खाना चाहता। तो ये जो दोनों साहिबान ने बात की है मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन बात सिंपल सी है कि हमें बतौर कौम आगे निकलने का रास्ता जो है वो तलाशना है। मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरह की सियासत पे हम बात कर रहे हैं या जिस तरह के तर्ज हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, हमने हमेशा सबसे उम्मीदें लगाई। हमने तो इफ्तिखार चौधरी साहब से भी उम्मीदें लगा दी थी। हम तो इस तरह की मायूस और नाउमीद किस्म की कौम है कि हम तो इफ्तिखार चौधरी साहब के पीछे भी भाग पड़े थे। शहजाद फारूकी साहब, जिस किस्म की कौम होगी उसी किस्म के लीडर होंगे, इसमें हमें गिला तो करनी नहीं चाहिए। क्योंकि जो आप परहेजगार और मुत्तकी कह रहे हैं तो वो तो कोई बरतानिया, अमेरिका या सऊदी अरब से हमें लीडर लाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आपने मुसलमान गैर मुसलमानों के तो बुनियादी ओहदों पर फाइज करने पर भी आपने पाबंदी लगा रखी है। तो मुझे लगता ये है कि आपको आइन पे नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फारूकी साहब आपके करीब एक ऐसा रास्ता है, अगर उसको इख्तियार किया जाए तो वहां से ये मिल सकता है जो आप चाह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, वो रास्ता हमेशा से मौजूद है और सारे उसी रास्ते से चल के आएंगे। शहजाद फारूकी साहब की बस एक सड़क की क्रॉस करनी पड़ती है। बिल्कुल, प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है जी। फारूकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। जैगम खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीम सिद्दीकी साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।